Okay, good afternoon. Okay, I hope you can see the screen, right? Yeah, fine. So I think there was some homework given to you. Let us start with the same. किसी को doubt है resonance में? I hope you have understood resonance. What is resonance? Is that clear, everybody? सबको resonance में किसी को doubt है तो बताओ. Anybody? Do you have any doubt in what we learned in the last class about resonance? See, ठीक है. तो देखो resonance basically क्या होता है? एक hypothetical structures बनाते हैं. एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टीज की किनकी जो रियल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन ना कर पा रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है एक्सप्लेन नहीं हो पाते, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर एक बार बताओ किस केस में प्रथमेश, किस केस में SO4 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर. देखो सीधा सा केस क्या है, तुम्हारे पास सपोज कुछ इस तरह का कंपाउंड है, दिस इज SO4 2 माइनस, ठीक है. तो अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें देखना है, तो ये बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये पाई, जैसे यू कैन सी दिस इज अ पाई बॉन्ड, राइट. हेलो, कैन यू सी द, हेलो, ठीक. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो अब ये जो पाई बॉन्ड है, डिसेबल कर रहा हूँ मैं चैट एनोटेशन. या ये पाई बॉन्ड एक्चुअली में मूव कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये है एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये है एक पाई बॉन्ड. आई होप यू कैन सी दिस, राइट. दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, सो इट कैन मूव. तो अब यहाँ पे तुम सोचो, तो एक बॉन्ड तो फिक्स है और दो पाई बॉन्ड चार में घूम रहे हैं, राइट. तो इस तरह से निकालते हैं 1.5 आता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके. तो यदि हम इसके आगे बढ़ते हैं, देयर वाज समबडी हु वाज आस्किंग इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक क्यों करता है, इसका क्या रीजन होगा बताओ. इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, टेल मी एवरीवन. इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वहां से लेना चाहेगा जहां पे आसानी से मिल रहा हो. जैसे शेर शिकार करना चाहता है, तो दूसरे शेर को थोड़ी खाता है, किसको खाता है बताओ. या फिर हाथी के पीछे चला जाता है क्या, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है उसको जाके अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा बताओ. पाई बॉन्ड मतलब उसको अटैक करेगा ना जो सबसे कमजोर हो. तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जहां से लेना आसान हो. तो दैट इज वाई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वहां पे अटैक करता है, जो कि पाई बॉन्ड है, जो कि रिलेटिवली वीक बॉन्ड है. सो आई होप इट इज क्लियर. सो लेट अस इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं, लेट्स से. इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में बताओ 1 से 5 तक किसी को डाउट है. ओके. 6 है. ओके 6, ठीक है. देखो हमने ओजोन की बात करी थी कि ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, राइट. तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम इस तरह से भी दिखा सकते हैं ना. तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से आएगा, ये जो एक फिक्स है प्लस, देखो यहाँ पे एक घूम रहा है, राइट. तो ये 1.5 आएगा. इज दैट क्लियर? ध्रुविल, इज दैट क्लियर? ध्रुविल, इज दैट क्लियर? सर बॉन्ड ऑर्डर निकाल
नहीं आता। अरे तो निकालो ना, एक फिक्स है और एक घूम रहा है, एक फिक्स है और एक घूम रहा है, राइट? तो एक फिक्स और वन और एक घूम रहा है, तो 1 + 1/2 हुआ ना, तो 1.5 तो हो रहा है। इसमें क्या तकलीफ है तुम्हें? एवरीडे बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया कैसे 1.5 है? एक और एग्जांपल, ये SO4 2- का एग्जांपल देख लो। यहाँ पे एक इनके बीच में फिक्स है और दो घूम रहे हैं 4 के बीच, तो 1 + 2/4 कर दिया। ओके 9। देखो नाइट्रेट आयन की बात करें तो NO3- होता है। ठीक है एवरीबॉडी, NO3- होता है ये। तो ये देख लो, ये तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये तो एक कैनोनिकल फॉर्म है ना एवरीबॉडी, ये तो एक कैनोनिकल फॉर्म है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें तो सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। इज दैट क्लियर? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें तो सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। तो ये जो चार्ज होगा वो तो -1/3 -1/3 -1/3 चला जाएगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इसको लिख लो। जस्ट ए मिनट, मुझे बाहर बंदा है, उसको देखना है। जस्ट ए मिनट। हेलो। हाँ, -1/3 क्यों? पाई बॉन्ड को अटैक करने पे इलेक्ट्रॉन फाइल को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? अरे जितने होंगे पाई बॉन्ड में उतने ही मिलेंगे ना। जितने पाई बॉन्ड में होंगे उतने मिलेंगे। -1/3 क्यों? अरे एक नेगेटिव चार्ज 3 में घूम रहा है, तो एक पे क्या आया? -1/3 आएगा ना। ठीक है, एक पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो दो मिलेंगे ना। ओके नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। भावेश पूछ रहा है पर एक की ही जरूरत होगी तो? एक की जरूरत होगी ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है बताओ? भावेश टेल मी इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। भावेश, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा एक इलेक्ट्रोफाइल बताओ जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ऑर्बिटल खाली होता है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो हमेशा दो की जरूरत पड़ती है। और यदि एक की जरूरत पड़ेगी तो डाइमराइज हो जाएगा। यदि एक की जरूरत पड़ेगी तो वो डाइमराइज हो जाएगा ना। ये तो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ ही रहे होगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है एवरीबॉडी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक्सेप्ट भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो डाइमराइज हो जाता है। कैन वी प्रोसीड अहेड? और किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ CO3 2-? देखो ये Ca3 2- है, इसमें से कौन सा उसका प्रॉपर्टी नहीं है? बॉन्ड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसमें सारे बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड बी है और ये बॉन्ड सी है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है एवरीबॉडी बताओ? एक्चुअल स्ट्रक्चर हाइब्रिड होगा ना। तो
तो ये यदि A है, ये यदि B है, ये यदि C है, then we should understand that A should be equal to B equal to C. Is that clear? So in that case option A सही है क्या? Bonds of unequal length, ये बात सही है या गलत है? ये सही है? नहीं सही है। अब पूछा है कि which of the following is not a property, तो ये इसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना एवरीवन, तो यही हो जाएगा आंसर। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस आयन। आर वी क्लियर? दिस इज योर आंसर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होता ही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता ही है, बॉन्ड एंगल सेम होते ही ऑब्वियसली। एनी अदर डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Question 2, which of the following molecule contains one pair of non-bonding electrons? Non-bonding का मतलब क्या समझते हो? Everybody, आयुष कौन से क्वेश्चन का सी ऑप्शन एक्सप्लेन करना है? क्वेश्चन 10 का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है ही ना, रेजोनेंस तो हो ही रहा है ना इसमें। इज दैट क्लियर? तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो सी में है ना, पूछा है कि कौन सी चीज नहीं है, which is not present, this is asked, right? Okay. क्वेश्चन 2 में पूछा है कि इसमें वन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे लोन पेयर है? इसमें है एक लोन पेयर, देखो H2O। बताओ किसमें एक लोन पेयर आ रहा है? आई होप यू कैन इजीली आंसर नाउ। सो दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर सिद्धेश? ओके, किसी और को रेजोनेंस के रिगार्ड में कोई डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। Point out incorrect statement about resonance. Option A, canonical structures will have same energy. ये समझ में आ रहा है? Canonical structures almost similar energy वाले होने चाहिए ना। जैसे ये एक बेंजीन का कैनोनिकल फॉर्म है और ये बेंजीन का दूसरा कैनोनिकल फॉर्म है, दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है। हमें किसी भी नहीं एक्चुअल बॉन्ड लेंथ याद नहीं करना है आर्यन, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब देखो इनकी बॉन्ड एनर्जी से कार्बोनेट आयन है और हमने क्या कर दिया, यहाँ बना लिया इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ बना लिया इस तरह से। तो इन तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लेट्स से ए बी सी। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए जो बोल रहा है कि बॉन्ड एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म आल्सो कंपेरेबल होनी चाहिए, तो सही है ना, सिमिलर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स द एटम शुड बी इन द सेम पोजीशन। अब एक बात बताओ, एटम्स मूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? एवरीबॉडी, एटम्स मूव करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स तो सेम पोजीशन पे रहेंगे ना। प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। एटम्स तो सेम पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात सही है ना। Now coming to C, in canonical structure there should not be the same number of electron pair. Is that clear? ये सही है क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होना जरूरी है? देयर शुड नॉट, अच्छा पूछा क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देयर शुड नॉट बी द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, जैसे ये कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, और ये एक कैनोनिकल फॉर्म है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे या अलग अलग होंगे? एवरीबॉडी,
इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे या अलग अलग? जैसे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3। और इसके पास लोन पेयर है, मतलब कितने? लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड, इसको भी देख लो 3 ही है, ठीक है ना? बॉन्ड ये पाई बॉन्ड भी जो बॉन्ड पेयर उसको भी काउंट कर लिया। और यदि तुम सिर्फ लोन पेयर कंसीडर करोगे तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 3 और 3 और 2। तो लोन पेयर सेम है एवरीबॉडी। टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 8 हुआ। और यहाँ पे कितना हुआ? 8। यहाँ पे टोटल बॉन्ड पेयर कितना है एवरीबॉडी? यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? 4। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? 4, ठीक है। और ओ ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या पूछना चाह रहा है? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ओ ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, क्या पूछना चाह रहे हो? स्ट्रक्चर बताओ तभी बता पाऊंगा मैं। तो इस केस में टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो सेम होंगे ना एवरीवन, इज दैट क्लियर? टोटल जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हैं वो तो सेम ही होंगे, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। टोटल जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है वही इधर उधर घूमते हैं ना, तो वो तो सेम ही होने चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जनरल बात एक कर लें कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये टोटल की बात कर रहे हैं, इट शुड बी सेम, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो ये लिखा है ऑप्शन में कि देयर शुड नॉट बी सेम, तो ये तो गलत हुआ ना एवरीबॉडी। हमने सीखा है कि इट शुड बी सेम, तो अब यहाँ लिखा है इट शुड नॉट बी सेम, तो ये सही है क्या? एक सेकंड रुक जाओ। अब लिखा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड डिफर इन द लोकेशन ऑफ एटम्स अराउंड, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो डिफिशन ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफर करते ही हैं, तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है एवरीबॉडी? व्हाट इज द करेक्ट रिस्पांस फॉर दिस क्वेश्चन? सी है। नाउ कमिंग टू वैभव योर क्वेश्चन, तो डायरेक्टली वन क्वेश्चन पूछ सकते थे ना तुमने लगभग सारे ही क्वेश्चन पूछे हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 1, वैभव नाउ टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज योर ऑप्शन बी, फाइन। ऑप्शन बी इज C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस O माइनस, यहाँ है C एंड दिस इज D। अब देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ऑप्शन डी। अच्छा एक बात बताओ, ये रेजोनेंस शो करेगा? कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स। नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। मनीष मनीष जियो 5 ये वो डिस्कनेक्ट कर, मनीष ने करो डिस्कनेक्ट। नहीं नहीं वो डिस्कनेक्ट, वो तो ऐसे भी आएगा, यदि आएगा तो शो इस वक्त तो यही रहा है ना। अब तो वहां पे अब आएगा। ओके जस्ट अ मिनट, देयर वाज अ पर्सन, सॉरी। अभी अब बताओ डी में 5 बॉन्ड बना सकता है क्या कार्बन? कैन कार्बन फॉर्म 5 बॉन्ड्स? सो इज इट अ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? So this is the reason why we are saying that D is not the correct option. Is that clear? Is that clear everybody? तो आंसर इसका डी होगा। अरे 9 तो अभी बताया था ना। वापस ओके 9 में फिर से तुम्हें भावेश, तुम्हें 9 फिर से बताऊंगा।
देखो कम टू क्वेश्चन 9 अगेन। 8 भी तो मैंने बताई है ना भाई। सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर तो डायरेक्टली इससे देखो, इससे अच्छा रहता है तुम डायरेक्टली बोल देते कि 1 to 10 सारे बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 8, रेजोनेंस, द नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। He asked him to replace the Wi-Fi, but still not. Just a minute, एक सेकंड रुक जाओ। There is somebody. हिंदी का नहीं आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, दोनों कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, उनके कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, किसी भी सिस्टम पे नहीं आ रहा है। दोनों कंप्यूटर पे नहीं नहीं मोबाइल पे लैपटॉप पे एक ही तीनों कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है। वो कर भी एक सिग्नल फ्रॉम देयर। मोबाइल में आ रहा है लैपटॉप में। Oh, sorry, there was some person outside. Coming to question number 8, ठीक है, number of possible resonating structures for CO3 2 minus। देखो CO3 2 minus तो ये है, इसको मैंने बनाया था। तुम इसको कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो? तुम बेसिकली सोचो क्या कर सकते हो। डबल बॉन्ड को यहाँ दिखा रहे हो, डबल बॉन्ड को यहाँ दिखा सकते हो, और तुम डबल बॉन्ड को कहाँ दिखा सकते हो बताओ? यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। तो एक बॉन्ड को 3 जगह रोटेट कर सकते हो, तो तुम 3C1 भी कर सकते थे। 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 ही आ रहा है ना एवरीबॉडी, वैसे भी कर सकते हो, या फिर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी प्रोसीड एवरीवन? एक डाउट है, रेजोनेंस हाइब्रिड में सब बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होते हैं? ओके श्रेयस, सारे बॉन्ड लेंथ दे आर इक्वल बिकॉज रेजोनेंस इटसेल्फ इज लाइक अ हाइब्रिडाइजेशन। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें एक्चुअल हाइब्रिड जो होता है उसमें तो सारे बॉन्ड्स इक्वली घूमते हैं ना, तो बॉन्ड लेंथ तो इक्वली होंगे। और किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन। सो सी अभी क्या है, लेट अस मूव टू अ टॉपिक कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। देखो ये अलग टाइप का बॉन्डिंग है। बेसिकली तुम देखो तो अपना जो जे, हाँ रेजोनेंस खत्म हो गया। दिस इज इन एडवांस सिलेबस, ठीक है ना, ये एडवांस के सिलेबस में आता है। दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल टॉपिक, ठीक है, जनरल टॉपिक नहीं है, ये एडवांस के टॉपिक में आता है। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? बॉन्डिंग फिर से होगी, राइट? बॉन्डिंग इज बैक, फिर से बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है इसका डेफिनेशन। एवरीबॉडी, इज माय वॉइस क्लियर? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? श्रेयस बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। ओके सो सी, बैक बॉन्डिंग इज मतलब बॉन्डिंग इज बैक, बॉन्डिंग एक बार फिर से होगा। सी
दिस इज अ बॉन्ड, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed when one of the elements in a molecule has a vacant orbital and the other element has a lone pair. It is also resonance stabilized bond. पहले ये definition लिख लो. I'll explain it what exactly is. ये क्या है? I'll explain it. पहले इसका definition लिख लो. Resonance क्या होता है? Aman, we have talked about this topic in the last class. अभी भी तुम्हें what is resonance इसमें doubt है? अमन, तुम्हें रेजोनेंस में डाउट है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज रेजोनेंस? पिछला लेक्चर नहीं देखा था तुमने? हैव यू सीन द प्रीवियस लेक्चर? तो फिर रेजोनेंस क्या होता? हमने वहां तो रेजोनेंस ही पढ़ा था ना. फिर से देखता सर. जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे टाइम देना है ना. क्या करना होगा? क्या? नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा है. रेडमी फोन का है. मोबाइल पे आ रहा है. Yes. मोबाइल पे आ रहा है. उसमें अपने इसका जो सेटिंग किया के बाद इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है. कल आ रहा था, आज चला गया. See, so I hope you have written the definition. Is that clear? रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चन नहीं आते. रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चन होगा जिसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा. देयर विल बी मोर स्टेबलाइजेशन. ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन, ग्रेटर इज द एनर्जी. एक्चुअली एनर्जी का स्टेबलाइजेशन जो है दैट इज थ्रू डीलोकलाइजेशन, राइट? ये तो समझ ही रहे होगे कि जो डीलोकलाइजेशन है, नहीं कैलकुलेशन वगैरह के तो थर्मोकेमिस्ट्री में आएंगे. जो कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट है दैट विल बी इन थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. यहाँ पे विल बी टॉकिंग इन क्वालिटेटिव टर्म्स कि हाँ इतना हम बता सकते हैं कि किसी के अंदर यदि ज्यादा डीलोकलाइजेशन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यदि कम डीलोकलाइजेशन है तो कम स्टेबिलिटी होगी. ये हम बात बता सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. आगे बढ़ सकते हैं. रिटन द डेफिनेशन. ओके, सी व्हाट एग्जैक्टली इज बैक बॉन्डिंग. जहाँ पे हमने सीखा है क्या बैक बॉन्डिंग के केस में कि एक एलिमेंट के पास खाली ऑर्बिटल होता है और दूसरे के पास होता है लोन पेयर. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. This is BF3, BCl3, BBr3 and Bi3, right?
अब देखो यहाँ पे क्या है, हर केस में बोरॉन के पास यू कैन सी इट विल हैव एन एम्प्टी, लेट्स से आई एम राइटिंग दिस इज 1s2 2s2 2p1, ठीक है, तो 1s हो गया 2s हो गया एंड दिस इज 2p। तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है। तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है, आई होप इट इज क्लियर। और तुम देखो फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर अवेलेबल है ना, फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर है। अब इसका लोन पेयर 2p में है और इसका वैकेंट ऑर्बिटल भी 2p में है, और इसका इलेक्ट्रोफाइल मतलब बोल सकते हो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। एवरीबॉडी जरा ध्यान देना, इस एलिमेंट का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो इस केस में एक एडिशनल बाई बॉन्डिंग के होने के चांसेस है क्या एवरीबॉडी? बैक बॉन्डिंग सिग्मा नहीं होता है, इट इज अ पाई इंटरैक्शन। ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो पाई बॉन्ड्स का ही होता है ना, तो इट इज अ पाई इंटरैक्शन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक के पास खाली ऑर्बिटल है और दूसरे के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो एक के पास खाली ऑर्बिटल है और दूसरे के पास लोन पेयर है। सो डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन बॉन्डिंग, फिर से एक बार बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग एक बार फिर से। इज दैट क्लियर और नॉट? होना क्या चाहिए, एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। तो बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, बोरॉन के पास एक खाली ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है। सो यू कैन इजीली सी यहाँ पर बॉन्डिंग फिर से हो रही है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट बैक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये बताओ, ये जो प्लीज राइट इट डाउन, फर्स्ट इसको लिख लो। रिटन एवरीवन? ओके, नो, नाउ रिटन। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, सी यदि हम बात करें बोरॉन और फ्लोरीन के केस में, तो ये तो एक सिग्मा इंटरेक्शन है ही। तुम फ्री कितने बजे हो उस टाइम पे इनको 2:30, नहीं फिर कितने देर तक? 2:30 से 5:30 तक। ओके, तो आप वही इस टाइम के बीच में ऐसा ही है, मतलब 4 बजे के पहले आप, ठीक है, 4 से पहले। तो इस केस में सी यहाँ पे होगा क्या, इसका एक ऑर्बिटल खाली है और इसका एक ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाता है। इज दैट क्लियर? ये वैकेंट है और ये फुल्ली फिल्ड है। तो एक बार बताओ, सिर्फ ये इंटरेक्शन इसके साथ हो सकता है या फिर इन दोनों के साथ भी हो सकता है? एवरीबॉडी जरा ये बताओ, जैसे मान लो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, राइट, और सबके सब सेम प्लेन में है एक तरह से तुम देखो तो सिर्फ ये बोरॉन सिर्फ एक के साथ लेगा या फिर बाकी दोनों के साथ भी लेगा? जैसे मान लो तुम यहाँ पे हो, लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 2, 3, ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स इज इजीली एक्सेसिबल टू यू, ठीक है, और सबके पास खिलौने बराबर बराबर हैं। तुम ऐसा करोगे क्या, 1 घंटा इसके साथ इससे लोगे, 1 घंटा इससे लोगे, 1 घंटा इससे लोगे, ऐसा कर सकते हो ना? किसी एक से लोगे या फिर किसी एक से ही ले लोगे? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो होता क्या है बेसिकली,
थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑफ होगा, यहाँ इंटरेक्शन होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑफ होगा, यहाँ इंटरेक्शन होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, दिस पाई बॉन्ड is actually resonated. Is that clear everyone? Resonated मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स है, और ये तीनों इक्वली एक्सेसिबल है, तो किसी एक के साथ परमानेंट लेने का क्या कोई चांस बनता है? See, all the three orbitals are easily accessible and equally accessible. तो किसी एक के साथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, एक के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और बाकी के साथ नहीं। और यदि रेजोनेंस होता है, सी एवरीबॉडी, रेजोनेंस होता है तो ये तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा ना। यदि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, लेट्स से दिस इज द पाई बॉन्ड, तो दिस विल बी रिलेटिवली वीक, बट इफ इट इज रेजोनेटेड देन इट विल बी मोर स्टेबल, राइट? और जो ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग मेथड है दैट इज प्रीफर्ड, दैट इज व्हाट वी लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग। आई होप इट मेक्स सेंस एंड इट इज क्लियर। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग मेथड है वही प्रीफर होता है ना। इज दैट क्लियर? जो ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग मेथड है that is preferred, and this is not a coordinate bond everybody, because this is not the first bond। is everybody, is it the coordinate bond? ये पहला बॉन्ड तो नहीं है ना, this is the second bond and that is why it is called back bonding। is that clear? बेसिकली समझने वाली बात ये है कि बोरॉन फ्लोरीन तीनों सब सेम प्लेन में है। is that clear? बोरॉन का खाली ऑर्बिटल और फ्लोरीन जो है उसको तीनों सेम प्लेन में है, तो एक बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ सेम प्लेन में है, और बोरॉन का खाली ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का भरा हुआ ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एक रेजोनेटेड पाई बॉन्ड बनने की बड़ी अच्छी चांस बनती है, और उस रेजोनेटेड पाई बॉन्ड जो कि फिर से बॉन्ड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, इट इज एक्चुअली अ पाई बॉन्ड, नथिंग एल्स, इट इज अ रेजोनेटेड पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ये लिखा है ना हमने, इट इज अ रेजोनेटेड पाई बॉन्ड। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, या फिर तुम इसको सीधा बोलो तो इट इज अ रेजोनेटेड, इट इज अ रेजोनेटेड पाई बॉन्ड। फाइन। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस, लाइक जैसे पहला बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये पहला, अरे पाई बॉन्ड पहला बॉन्ड होता है, सबसे पहले पाई बनता है क्या एवरीबॉडी? सो दिस इज आस्किंग सेकंड बॉन्ड कैसे? अरे ये बाद में बना ना, तो पाई होगा या सिग्मा होगा बताओ? ये जो बाद में बना है ये पाई होगा या सिग्मा होगा? पाई होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज बैक बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग इज बैक। सो व्हेन वी से बैक बॉन्डिंग then we basically mean the pi bond, right? देखो बेसिकली अब तक क्या क्या डाउट है पहले चैट बॉक्स में लिख के मुझे भेजो। टेल मी व्हाट आर योर डाउट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स फर्स्ट। ये हमेशा नहीं होता है, अरे जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास खाली ऑर्बिटल रहेगा वही बैक बॉन्डिंग बनाएगा। इज दैट क्लियर? यदि मॉलिक्यूल में और स्टेबलाइज होने के चांसेस है तभी बैक बॉन्डिंग होता है। एक के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, एंड दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन। लेकिन कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट बॉन्ड नहीं होता है, ऐसा किसने बोल दिया तुम्हें? कोऑर्डिनेट हमेशा पाई बॉन्ड होता है, एंड दैट इज ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। इफ यू सी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड। BF3 इज ऑलवेज, BF3 में तो हमेशा होगा ना, इस मॉलिक्यूल में तो पॉसिबिलिटीज बन ही रही है। देखो मैं यदि तुम्हें फिर से समझाऊं तो बैक बॉन्डिंग का मतलब, बैक बॉन्ड सेकंड पाई बॉन्ड के फॉर्म में होता है क्या? सेकंड बॉन्ड है, फर्स्ट पाई बॉन्ड है, सेकंड पाई बॉन्ड के फॉर्म में नहीं होता है। दिस इज फर्स्ट पाई बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है या पाई? अरे यार तुम लोग VBT भी भूल गए हो क्या? फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है? देखो ये एक चीज मान के चलो कि तुम जब आगे के लेक्चर्स पढ़ने आ रहे हो, तुम्हारा पिछला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में डाउट क्लासेस भी ले लेता हूँ, कि आपको यदि कोई डाउट है पिछले लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। अब यदि तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि पहला बॉन्ड सिग्मा है या पाई है, तो तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा ये सारी चीजें?
कितने लोग ऐसे हो जो वाकई कुछ नए लेक्चर में बैठने से पहले एक बार रिवाइज करके आते हो? देखो ऑब्वियसली तुम यदि रिवाइज करके नहीं आते हो तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। जैसे तुम्हें ये कंफ्यूजन है कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है या पाई होता है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, और इसलिए चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग डाउट ले लेते हैं। तो ये तो एक सीक्वेंस है, ये अंडरस्टूड है कि आपको पुरानी चीज आना चाहिए, तभी आप आगे सीख पाएंगे। तो अब ये जो नया टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसको बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो कि तब बनता है जब एक मॉलिक्यूल के पास खाली ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास भरा हुआ ऑर्बिटल हो। इज दैट क्लियर? एक खाली ऑर्बिटल और एक भरा हुआ ऑर्बिटल यदि हो तो बैक बॉन्डिंग, एक पाई बॉन्ड बनने की चांसेस बनते हैं। इज दैट क्लियर? यदि तुम्हें कहीं पे एक खाली ऑर्बिटल और एक बगल वाले एटम के पास भरा हुआ ऑर्बिटल मिले तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट कर रहा है ना जो खाली ऑर्बिटल वाला है। ठीक है भावेश, उसकी बात हम करेंगे बाद में। ऑब्वियसली बॉन्ड तभी बनता है जब सेम एनर्जी होता है। एक खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे के पास भरी हुई ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब दे शुड ऑल्सो बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, वो तो हम बात करेंगे ही। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? एक के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास भरा हुआ ऑर्बिटल होना चाहिए। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये बात समझ में आ रही है? एक के पास खाली ऑर्बिटल, दूसरे के पास भरा हुआ ऑर्बिटल, और यदि दोनों सेम एनर्जी वाले हैं, मतलब समझ में आ रहा है? एक 2p है और दूसरा 2p है। इज दैट क्लियर? मान लो तुम टिफिन नहीं लाए हो आज, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त जो है वो ज्यादा टिफिन ले आया है, यू कैन शेयर, तुम उससे मांग सकते हो ना। बट मान लो तुम टिफिन नहीं लाए हो और दूसरे स्कूल का कोई बच्चा टिफिन लाया है, तो तुम जाओगे उससे मांगने के लिए? ऑब्वियसली यू विल नॉट आस्क दिस फ्रॉम द स्ट्रेंजर। या फिर कोई 40 साल या 45-50 साल के बंदे से नहीं मांगोगे, ऑब्वियसली यू डोंट नो हिम। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है कि एक के पास खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, एंड दे शुड लाई इन द सेम एनर्जी लेवल। इज दैट क्लियर? तभी बॉन्ड बनेगा ना। अब मान लो एक से ज्यादा डोनर हुए, एक से ज्यादा डोनर हुए, तो ऑब्वियसली सबसे थोड़ा थोड़ा करके लोगे। जैसे तुम टिफिन नहीं लाए हो, तुम्हारे 3 दोस्त लाए हैं, तो तुम तीनों से शेयर कर रहे हो थोड़ा थोड़ा। तो यही है ना कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमने बात करी है BF3 के केस में, जिसके में बोरॉन के पास खाली 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, एंड दे आर आल्सो ऑफ कंपेरेबल एनर्जी 2p एंड 2p। इसका 2p वैकेंट है और फ्लोरीन का भी 2p होता है, तो एंड दे आर आल्सो इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है बोरॉन का, तुम्हें दिख रहा होगा ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर तो बॉन्डिंग बना, तो ऑब्वियसली जब ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है तो ये तो चाहेगा ना कि एडिशनल बॉन्ड बनाना। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है वो होता है बैक बॉन्डिंग, वो फिर से बॉन्ड बना, और दिस पाई बॉन्ड इज एक्चुअली रेजोनेटेड। ये रेजोनेटेड क्यों है? आई होप इट इज क्लियर, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये रेजोनेटेड क्यों है? इज दैट क्लियर? It is resonated because all the three fluorine atoms are equally capable of donating. All the three fluorine atoms are equally capable of donating a pi bond. तो तीनों के साथ मतलब रेजोनेंस रहता है, और रेजोनेंस से तो पाई बॉन्ड भी स्टेबलाइज हो जाएगा ना। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ध्रुविल, तुम्हें अभी समझ में आ रहा है? ध्रुविल, इज इट क्लियर नाउ? फाइन, आई अगेन रिपीटिंग द सेम कंसेप्ट, अगेन बता रहा हूं तुम्हें। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जहां पे तब वो बॉन्ड बनता है जब एक के पास खाली ऑर्बिटल हो और बगल वाले के पास एक लोन पेयर हो, और ऑब्वियसली दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। तो एक से ज्यादा डोनर रहेंगे तो इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। और एक रेजोनेटेड पाई बॉन्ड है। यहाँ किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो अब देखो बैक बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो खाली ऑर्बिटल जैसे हमने बात करी थी, एक लंबी सीरीज की बात करी थी, राइट? जैसे हमने बात करी थी BF3, BCl3,
BBr3 और BI3। ठीक है एवरीबॉडी, हमने इनकी बात की थी ना, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 2p है इसका खाली, और यहाँ पे इसका भी 2p है, यहाँ पे 2p और इसका 3p, यहाँ पे 2p और यहाँ पे 4p, यहाँ पे 2p और यहाँ पे 5p। अब देखो, मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेट से तुम भूखे हो, तो तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी से भी मांग लोगे। तुम्हें भूख लगा है तो तुम कुत्ते का खाना थोड़ी छीनोगे, तुम एक इंसान का ही खाना छीनोगे जो कि तुम्हारी उम्र का होगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? तो बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये भी होनी चाहिए ना कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो बॉन्डिंग यदि कर रहे हो तो एनर्जी भी सेम होना चाहिए, सेम साइज के ऑर्बिटल होने चाहिए। तो बेस्ट बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगी एवरीबॉडी बताओ? बेस्ट बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगी? BF3 में, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, और फिर BI3 में। यहाँ कोई दिक्कत है इसमें? किसी को समझने में दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। एक जनरल कंसेप्ट तो होता ही है ना कि फॉर बॉन्डिंग the orbitals must be of comparable energies. Is that clear? BI3 में बहुत बेकार होगा, 2p और 5p ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। Is that clear everybody? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? तो बैक बॉन्डिंग बहुत पुअर बोलेंगे, वेरी वेरी पुअर। और जब हम एक सब्सटेंशियल बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम जनरली BF3 की ही बात करते हैं। ठीक है, बहुत पुअर होगा उनके अंदर। BCl3 और BBr3 में पुअर बताएंगे और BI3 में तो नहीं बताएंगे। ठीक है एवरीबॉडी, कैन यू राइट इट डाउन फर्स्ट? ओके, तो अब देखो, एक होता है ल्यूइस एसिड। देखो ल्यूइस एसिड क्या है? ल्यूइस एसिड इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लिखा नहीं अभी तक? राइट इट डाउन देन। डन? एग्जांपल्स करवा रहे हैं ध्रुविल, डोंट वरी। देखो ल्यूइस एसिड क्या होता है? ल्यूइस एसिड यू नो इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ल्यूइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ना। तो अब बताओ ल्यूइस एसिड सबसे बेकार कौन होगा? बैक बॉन्डिंग BF3 में होती है एवरीबॉडी। सबसे अच्छा ल्यूइस एसिड कौन होगा पता है? ये समझ में आया ल्यूइस एसिड कैरेक्टर बेस्ट कौन है? ध्रुविल तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? ध्रुविल कैन यू आंसर दिस? हाउ I have written that BI3 is the best Lewis acid. Why? Okay, सिद्धेश तुम बताओ, why is BI3 the best Lewis acid? Lewis acid तो वो होता है ना जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो अब हम बोल रहे हैं कि BI3 is the best Lewis acid. Why? सिद्धेश says इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये। दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, बताओ क्या रीजन है? सिद्धेश एंड ध्रुविल, टेल मी व्हाट इज द रीजन?
एक बात बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इसको इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये भूखा था, इसके आसपास इसके 3 दोस्त थे, टिफिन लाए हुए थे, तो इसको शेयरिंग कर गया, इसको मिल गया। और ये भूखा था, इसके आसपास 3 भूखे कुत्ते थे, तो अब किसकी भूख जो है वो कम हुई है रिलेटिवली? बताओ। BF3 की ना, अरे ऑर्बिटल्स कंपेरेबल एनर्जी की है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी खत्म नहीं हुई। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Can we move ahead? ध्रुविल, तुम्हें समझ में आया? सी बेसिक कंसेप्ट बस इतना है यहाँ पे कि BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। बैक बॉन्डिंग क्या कर रहा है? बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस दे रहा है किसको? बोरॉन को, राइट? तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन की कम हो रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन की कम हो रही है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया बैक बॉन्डिंग की वजह से। और BI3 में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था बट उसको नहीं मिला। तो लिविस एसिड तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ना, तो बेस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसकी होगी बताओ? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको और यहाँ पे नहीं हुआ बैक बॉन्डिंग, तो नहीं हुआ, तो विच इज द बेस्ट लिविस एसिड? BI3, right? The boron has accepted, या फिर boron accepted electrons, boron accepted electrons through back bonding. Is that clear? But Bi3 could not accept electrons through back bonding. Is that clear or not? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? So that is why Bi3 is still electron deficient. And hence it is a better Lewis acid. अच्छा, अभी भी बात चमक रही है तुम लोग को? अभी भी नहीं चमक रही है? अरे बैक बॉन्डिंग की जरूरत किस है? अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड बन गया फिर भी बैक बॉन्डिंग की जरूरत किसे होगी? जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगा और बगल वाले के पास लोन पेयर होगा तो वो दे देगा। इज दैट क्लियर? ये लिखना है, वांट टू राइट इट डाउन? राइट इट डाउन देन। तो बैक बॉन्डिंग होने से एक तरह से लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाएगा, बट इट इज, देखो हम इसमें कोई जनरलाइज नहीं करेंगे बात, हम देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग, चेक पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। तुम्हें चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग हो सकता है या नहीं हो सकता। रिटर्न अब देखो चेक कैसे करेंगे। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल्स एंड आस्क यू टू चेक। जैसे मान लो तुम्हारे पास है, लेट्स से
यू हैव H2O, H2O की बात कर रहे हैं। तो H2O में बताओ बैक बॉन्डिंग हो सकता है क्या एवरीबॉडी? देखो यहाँ लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, बट हाइड्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? कोई खाली ऑर्बिटल है? तो यहाँ पे बताओ बैक बॉन्डिंग हो सकता है क्या? तो ये सबको चमक रहा है कि नो बैक बॉन्डिंग। ओके, ये बताओ OF2, दिस इज योर कंपाउंड। देखो यहाँ पे लोन पेयर किसके ऊपर है? लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, कितना? 2। और लोन पेयर फ्लोरीन के ऊपर कितना है एवरीबॉडी बताओ? 3। अब दोनों के पास लोन पेयर है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। मान लो तुम भी बहुत ज्यादा टिफिन लाए हो और तुम्हारे बगल वाला भी बहुत ज्यादा टिफिन लाया है, तो तुम लोग शेयरिंग करोगे क्या? यहाँ किसी के पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, सब लोग ठूस के बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़ा है सबके पास, तो कोई खाली जगह है यहाँ पे एवरीबॉडी? तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं होगा। तो नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ तक कोई तकलीफ है? ओके, राइट इट डाउन देन। भावेश बोल रहा है, एक बार फिर से बताओ। अरे ऑक्सीजन के पास 2 है ऑर्बिटल, मतलब 2 लोन पेयर हैं, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो अब किसी के पास खाली ऑर्बिटल है क्या एवरीबॉडी? खाली है किसी के पास ऑर्बिटल? एक्साइटेड स्टेट, अरे फ्लोरीन तो, अरे ऑक्सीजन 2p, अरे देखो सिर्फ 2s होता है, 2p होता है, 2d तो होता नहीं है ना एवरीबॉडी। तो एक्साइट करके भेजोगे कहाँ पे? सेम शेल से बॉन्ड बनता है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, बताओ NH3 में बैक बॉन्डिंग हो सकता है क्या? यहाँ पे देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है एवरीबॉडी? यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आ रहा है सबको एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? ओके, ये बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है क्या? लोन पेयर किसके ऊपर है? नाइट्रोजन, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग। तो तुम देख रहे हो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इज दैट क्लियर? ओके, सो कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? Okay, now let us talk about this molecule N SiH3 whole 3। बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है एवरीबॉडी? लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन और वेकेंट 3d ऑन सिलिकॉन, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है।
समझ में आ रहा है सबको 3D कैसे वैकेंट है? सिलिकॉन के पास 3D वैकेंट है ना, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकता है। तो अब ये जो लोन पेयर है, अब ये जो लोन पेयर है, एक डोनर है और 3 एक्सेप्टर है, तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। ये समझ में आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। ये बात सबको चमक रही है कि यहाँ हमने क्यों बोल दिया कि बैक बॉन्डिंग हो सकता है? ये लुईस एसिड नहीं है, बट स्टिल बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगा क्योंकि खाली ऑर्बिटल है। मैंने कहा, ऐसा तो नहीं बोला कि लुईस एसिड ही होगा जो बैक बॉन्डिंग करेगा। लुईस एसिड भी करता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लुईस एसिड ही बैक बॉन्डिंग करेगा। जहां पे भी लोन पेयर होगा और बगल वाले के पास खाली ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है। इज दैट क्लियर? जहां पे भी लोन पेयर हो और बगल वाले के पास खाली ऑर्बिटल है, उसको हम बोल सकते हैं कि वहां बैक बॉन्डिंग हो सकता है। लुईस एसिड ऐसा है, लुईस एसिड इज आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड इज आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग जिसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं फिर भी खाली ऑर्बिटल होता है, राइट। लेकिन बैक बॉन्डिंग के लिए हमने क्या बात करी है कि एक का होना चाहिए पूरा लेट्स से फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे के पास होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 3D जो है सिलिकॉन का, दैट इज वेकेंट, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? अच्छा, अब जब बैक बॉन्डिंग होगी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ? अब तो ये पाई बॉन्ड हो गया ना एवरीबॉडी, लोन पेयर खत्म। एवरीबॉडी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये पाई बॉन्ड बन गया एक, लेट्स से दिस इज रेजोनेटेड पाई बॉन्ड। दिस इज रेजोनेटेड पाई बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एवरीबॉडी? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये सबको चमक रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन तो अब sp2 होगा ना कि sp3, क्योंकि पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज होता है, राइट। एवरीबॉडी, लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग कर ली तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा एवरीबॉडी? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो बैक बॉन्डिंग तो काफी कुछ चेंज कर सकता है ना। अब तुमसे यदि पूछे कि NSiH3 होल 3 में शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो तुम यदि बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करते हो तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पे तुम क्या आंसर दोगे? तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन में बन जाएगा, एडवांस में पूछ सकते हैं। तुमसे यदि पूछे कि NSiH3 होल 3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो तुम मार के आओगे एग्जाम में sp3, बट होगा sp2। और शेप सोचोगे पिरामिडल होगा, बट होगा क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। तो बैक बॉन्डिंग काफी सारी चीजें चेंज कर देता है, तो इसके ऊपर सवाल तो जनरली बनते हैं, बट प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? अभी क्लास में हो सर, आप 2:30 पे कॉल करेंगे। रिटन एवरीवन, ये कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते, ये एक जनरल केस है। केमिकल बॉन्डिंग तुमने अभी पढ़ना चालू किया है, सवाल ही तो है प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन, predict the hybridization state of nitrogen, predict the bond angle of nitrogen in NSiH3 whole 3. These are all examples of questions which you can expect from this topic. Predict the Lewis acid character in case of BF3 BSECl3। तो ये तो क्वेश्चन ही है ना, ये जो तुम्हें पहचानने के लिए दे रहा हूं कि प्रेडिक्ट करो कि कहां पे बैक बॉन्डिंग है या नहीं है, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन जो बनेगा इसके ऊपर वो जनरल ही बनता है। बैक बॉन्डिंग वैसे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और नॉर्मली ये एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा, सो टेंशन मतलब मेंस तक तो नहीं आएगा।
बैक बॉन्डिंग वगैरह के केसेस नहीं पूछेंगे तुमसे। यहां तक कोई दिक्कत है? बैक बॉन्डिंग क्या क्या चेंज कर रहा है? ओके, फाइन। अब देखो क्या है, और कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं। सी, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा केस है जैसे OCl2 और OF2, तो इन दोनों में बैक बॉन्डिंग कहां हो सकती है? ए और बी दोनों में बताओ। एवरीबॉडी, इज द वॉइस क्लियर? एवरीबॉडी, आवाज आ रही है सही से? कैन यू हियर मी? ओके, तो अब देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कहां हो सकती है बताओ? दोनों में हो सकती है। अरे देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, बट यहाँ पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग। अब यहाँ पर जरा देखो क्या है, देखो लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे वैकेंट 3D होगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो अब बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा एवरीबॉडी? अब देखो, इतना समझ में आया कि OCl2 में बैक बॉन्डिंग क्यों बता दिया गया? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? OCl2 में बैक बॉन्डिंग क्यों बता दिया गया? इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? कैन आई स्क्रॉल डाउन? अब जरा देखो बैक बॉन्डिंग से बदलाव क्या आएगा, बैक बॉन्डिंग से बदलाव क्या आएगा जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाना चालू करेगा। एवरीबॉडी, जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाना चालू करेगा, तो अब देखो इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज होगा? sp3 से भागेगा sp2 की तरफ, तो बॉन्ड एंगल इसका 102 जो होता है उससे भागेगा 120 की तरफ, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये कंपाउंड्स हैं OF2, फिर है, अब ये देखो, आई टेल यू, रुक जाओ थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है OBr2 और OI2, इस तरह का कोई केस है, तो यूजिंग बैक बॉन्डिंग, जैसे क्वेश्चन है कि बैक बॉन्डिंग यूज कीजिए, यूजिंग बैक बॉन्डिंग क्वेश्चन में दिया है कि आपको बैक बॉन्डिंग यूज करना ही है, ठीक है ना एवरीबॉडी? यूजिंग बैक बॉन्डिंग, which of the following will have highest bond angle? Which of the following will have highest bond angle? अब पता कर सकते हो एवरीबॉडी? एम आई ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही है क्या? तो ठीक है, अपने नेट के थोड़ा कनेक्शन देख लो। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है ना, तो बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 की तरफ भागता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो sp2 की तरफ भागेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर तो 109 डिग्री होता है और यहाँ 120 डिग्री के होता है, तो जहां पे बैक बॉन्डिंग होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 120 के करीब भागेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात सबको चमक रही है, नहीं चमक रही है? जहां पे बैक बॉन्डिंग होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 120 के आसपास भागेगा, तो यहाँ पे देखो 2p 3d, 2p 4d, 2p 5d, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें होगी ना बेहतर, यहाँ बेस्ट बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पे बेस्ट बैक बॉन्डिंग होगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 से 120 की सबसे करीब भागेगा, राइट? तो आपका आंसर बी होगा। अब देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस तो नॉर्मली आ रहे हैं ना, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड पैरामीटर के ऊपर ही आ रहे हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन तो नॉर्मली आ रहे हैं ना, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ इसके ऊपर ही आ रहे हैं।
समझ में आ रहा है? बट ये हो जा रहे थोड़े डिफिकल्ट बिकॉज इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, हमें बैक बॉन्डिंग देख करनी पड़ रही है। तो ये सब कुछ चमक रही है बात कि इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट के कैटेगरी में आ सकते हैं। तुम नॉर्मल सोचोगे कौन सा मेथड लगाना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो गलत हो जाएगा। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे ना बॉन्ड एंगल के ऊपर। ओके ध्रुविल पहले लिख लो इसको, राइट इट डाउन। हाँ ऐसे क्वेश्चन होंगे बीके जायसवाल में। उसमें से होमवर्क दूं? अभी रुक जाओ, अभी तुम लोग धीरे धीरे सीख रहे हो, उससे क्वेश्चंस होंगे नहीं तुम्हें अभी, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो रुक जाओ अभी। OCl2 में 2 लोन पेयर आएंगे, लेकिन एक लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में चला गया ना एवरीबॉडी। आदित्य तुम्हें ये समझ में आ रहा है? 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गया ना, तो पाई बॉन्ड बनाने लग गया, तो एक ही बचेगा ना, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर रहा हूं मैं sp3 से sp2। सी ध्रुविल तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता? ध्रुविल प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती? तो इन सब में तो खाली है ना ऑर्बिटल 3d 4d 5d, ये बात तो चमक ही रही होगी, या ये भी नहीं चमक रही है? तो अब बैक बॉन्डिंग बेहतर कहाँ होना चाहिए? जहां पे ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल है, राइट? तो ओवरलैप 2p ऑफ 3d का बेस्ट होगा ना। इज दैट क्लियर? तो जब बेस्ट बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, तो बैक बॉन्डिंग के होने से क्या हो रहा है, लोन पेयर पाई बॉन्ड में बना रहा है, लोन पेयर कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में, ठीक है? तो जब लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लोन पेयर के चलते हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, पाई बॉन्ड के आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो अब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा भागेगा, और पूछा गया है कि बैक बॉन्डिंग का यूज करते हुए बताइए। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है ना कि यूजिंग बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग का यूज कीजिए और बताइए कि किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो अब बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा होगा जहां पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इज दैट क्लियर? अभी भी डाउट है ध्रुविल? तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब ये हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए, तो तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल थ्योरी नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ सकते हैं? और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग के ऊपर दूं मैं? देखो बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज कर देता है, बॉन्ड एंगल भी चेंज कर देता है, बहुत सारी चीजें चेंज करता है, ठीक है? अब जैसे तुमसे पूछूं मैं, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CHCl3 एंड CHF3, बताओ इन दोनों में बेहतर एसिड कौन है, CHCl3 या फिर CHF3? कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, नॉर्मली अभी कोई आपको एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक्सेप्शन के पीछे क्यों चल जाते हो यार, पहले नॉर्मल चीजें सीखो ना। ओके प्रथमेश, व्हाट इज योर आंसर? CHCl3 और CHF3 में CHCl3, आदित्य से CHCl3, CHCl3, ओके क्या होगा आंसर बताओ? कुछ लग रहा है बैक बॉन्डिंग में पूछा गया है, तुम लोग किसके बेसिस पे आंसर कर रहे हो? आई डोंट नो। अरे क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग के टॉपिक के अंदर पूछा गया है, मतलब कुछ तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होगा यहाँ पे। एवरीबॉडी, टॉपिक बैक बॉन्डिंग के अंदर पूछा गया है, तो कुछ तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग रहा होगा। अच्छा बताओ एसिड अच्छा कौन होता है? एवरीबॉडी, एसिड अच्छा कौन होता है? जिसका कॉन्जुगेट बेस पानी में स्टेबल हो, राइट? ये समझ में आ रहा है? ये यदि पानी में स्टेबल होगा तो ही ये बेहतर एसिड है ना।
एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये एसिड है, H प्लस रिलीज करने के बाद ये स्टेबल होना चाहिए। तो यदि इस आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इसको रिलीज करने में आसान होगा, राइट? तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे HCl पानी में क्यों रिलीज कर देता है H प्लस? क्योंकि पानी में Cl माइनस स्टेबल होता है। तो Cl माइनस स्टेबल है इसलिए H प्लस रिलीज करके Cl माइनस बनाना इसके लिए आसान है। तो यदि ये वाली आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, तुम्हें पढ़ोगे इसको इक्विलिब्रियम में, तो ये आयन यदि स्टेबल है तो ये बेहतर एसिड है। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल है तो ये बेहतर एसिड है। इज दैट क्लियर? तो अब जरा बताओ, CHF3 जब पानी में रिलीज करेगा H प्लस तो ये बनाएगा CF3 माइनस और ये बनाएगा CCl3 माइनस। तो अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? एवरीबॉडी, CHCl3 मतलब CCl3 माइनस में और CF3 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, CCl3 माइनस में और CF3 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? अब जरा देखो इसमें, अभी क्वेश्चन मैंने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पे दिमाग लगाओ। तो अब ये CCl3 माइनस है, देखो यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ CF3 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3D वैकेंट है और यहाँ पे है लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ भी है बट नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ होगा बैक बॉन्डिंग और यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग। ये समझ में आ रहा है? तो अब जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? एवरीबॉडी, अरे बैक बॉन्डिंग होने की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं? इससे हम ये बता सकते हैं कि CHCl3 जो है इट इज अ बेटर एसिड। अब ये बात चमक रही है तुम्हें कि अब ऐसे भी सवाल बन सकते हैं? दिस इज अ बेटर एसिड। अब ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जरा बताओ एवरीबॉडी, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? देखो एसिड वो होता है अच्छा जिसका जो अनायन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, वो पानी में स्टेबल हो, ठीक है। तो अब जो पानी में अनायन रिलीज कर रहा है CCl3 माइनस, बैक बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा, वो वीक एसिड ना। कैसे श्रेयस, तुम तो अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हो हर बार। अरे वहां तो अलग कहानी थी ना, तुम हर चीज को जनरलाइज कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बुक में लिखा है कि लिविस एसिड कैरेक्टर की बात करिए वहां पे, मैंने अभी तक कुछ जनरलाइज नहीं किया है। तो BF3 लुईस एसिड है, तो ये लुईस एसिड थोड़ी हुआ, इसके पास तो हाइड्रोजन है ना। देखो मैंने ऐसा कभी बोला कि बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड कैरेक्टर, ये तुम्हारे बुक में लिखा है वैसे, मैंने नहीं बोला है। क्योंकि लुईस एसिड कैरेक्टर तुम समझ नहीं रहे हो। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जनरल H प्लस डोनर होता है। रिटर्न एवरीवन, पहले लिख लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। राइट इट डाउन। अरे भैया पहले लिख तो लो। रिटर्न एवरीवन, फाइन। अब देखो एसिड जो बेसिकली एसिड क्या होता है बताओ? व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज समथिंग दैट रिलीजेस H प्लस। जैसे एसिटिक एसिड है,
लेट्स से दिस इज योर एसिटिक एसिड, वो पानी में जा करके H+ रिलीज करता है, तो ये तो प्रोटोनिक एसिड हुआ ना, तो इसके इक्विलिब्रियम बताते हैं क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो अब जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि स्टेबिलिटी ऑफ CH3COO- यदि ये हाई है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CH3COOH विल बी हाई, राइट? इज दैट क्लियर? ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड या फिर प्रोटोनिक एसिड, ठीक है? दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस एसिड। नाउ यू हैव ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्या करता है बताओ? ल्यूइस एसिड जो है, इनके पास नो H+ प्रेजेंट, इनके पास कोई H+ नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, जैसे BF3 की बात कर ले या फिर Bi3 की बात कर ले, ये क्या करते हैं, पानी में H+ और OH- है, राइट? तो ये पानी का OH- को अटैक करवाते हैं अपने खाली ऑर्बिटल के ऊपर और उससे H+ रिलीज करते हैं, तो ये बनाते हैं कुछ इस तरह का Bi3OH- और साथ में H+ बनाते हैं। ये बात सबको चमक रही है? तो ये तो इनका H+ डोनर H+ का कुछ डोनेशन का काम है नहीं, ये तो पानी से ही H+ निकालते हैं ना। इज दैट क्लियर? श्रेयस तुम सोचते ज्यादा हो। और उससे बाकी बच्चे भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं कुछ सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ। देखो अब तुमने जो पूछा उसके ऊपर बाकी सब भी सवाल पूछेंगे ना। बेसिकली ल्यूइस एसिड कैरेक्टर के, ल्यूइस एसिड अलग तरह का चीज है और प्रोटोनिक एसिड अलग तरह का चीज है, सेम थ्योरी। और तुम्हारे बुक में भी ल्यूइस एसिड के लिए बोला है, तो सेम थ्योरी हर जगह नहीं लगा सकते। जैसे एक दवा का एक इलाज होता है, वही दवा सब बीमारी में थोड़ी चलेगा। तो एसिड भी अलग अलग तरह के होते हैं, तुम एक थ्योरी हर जगह नहीं लगा सकते। ल्यूइस एसिड क्या होता है? ल्यूइस एसिड मतलब H+ डोनर नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। ये सारी चीजें अलग अलग चैप्टर्स में चली जाती हैं। अभी के लिए इतना ही समझो, ज्यादा टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज ल्यूइस एसिड, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन दोगे तो ल्यूइस एसिड कम हो जाएगा। प्रोटोनिक एसिड क्या है? जो H+ देगा। तो H+ क्यों देता है? वो भी अनस्टेबल होगा इसलिए H+ देता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? H+ क्यों देता है? पानी में जाके यदि कोई H+ दे रहा है तो उसको एसिड बोलते हैं, तो H+ देने के पीछे कुछ तो वजह होगी। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? क्योंकि H+ देने के बाद जो अनायन है वो स्टेबलाइज हो जा रहा होगा पानी में। इज दैट क्लियर? यदि जैसे लेट से ये डिसोसिएटेड फॉर्म है, दिस इज डिसोसिएटेड फॉर्म, एंड लेट से दिस इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म। तो यदि डिसोसिएट हो रहा है पानी में, यानी पानी में डिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ना। इज दैट क्लियर? यदि पानी में डिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तभी पानी में डिसोसिएट होगा। इज दैट क्लियर? तो प्रोटोनिक एसिड सबसे बेस्ट कौन होगा? एवरीबॉडी, प्रोटोनिक एसिड सबसे बेस्ट कौन होगा? जिसका डिसोसिएटेड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो वही तो मैं बोल रहा हूं, या दैट इज द कंसेप्ट। जो एसिड सबसे अच्छा होगा उसका डिसोसिएटेड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब ल्यूइस एसिड की बात करें, ल्यूइस एसिड क्या करता है? उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो पानी में इलेक्ट्रॉन पेयर उसको कौन दे सकता है बताओ? पानी में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है उसको? OH- ही तो दे सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो पानी में OH- ले लेता है, पानी से OH- से, तो अब ये बन गया Bi3OH-, ठीक है, और साथ में H+ निकल गया। तो अब ये इसने पानी का H+ निकाला ना,
तो इसके काम करने का तरीका अलग है, ये खुद H+ रिलीज नहीं करता। जैसे मान लो कुछ लोग खुद लड़ते हैं, जैसे दो लोगों का झगड़ा हो गया और वो दो लोग खुद लड़ रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि मार पीट करवा देते हैं, ठीक है। तो जो खुद लड़ते हैं वो क्या हो गए, और जो लड़वा देते हैं दूसरे को वो क्या हुए। तो लुईस एसिड खुद H+ देता है क्या? H+ खुद नहीं देता है, ये क्या करता है, पानी में से OH- खा जाता है जाके, तो H+ बच जाता है, तो एसिडिक हो जाता है वाटर। इज दैट क्लियर? सो ये बेसिक चीजें हैं। अब यदि तुम सोचो कि बैक बॉन्डिंग होगी तो लुईस एसिड कैरेक्टर तो कम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बैक बॉन्डिंग को हम बोले हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड कैरेक्टर होगा, तो वो वाली बात सही रहेगी या गलत रहेगी? लुईस एसिड के लिए तो सही रहेगी ना ये। यदि हम बोले एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिड कैरेक्टर, तो ये सही होगा या गलत होगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये सही होगा या गलत होगा? बट विल इट बी एप्लीकेबल फॉर एवरी एसिड, लाइक प्रोटोनिक एसिड के लिए भी एप्लीकेबल होगा ये? नहीं होगा ना। तो देखो आज एवरीबॉडी ये लिख लो पहले, देखो आज हमने सीखा क्या है, रिवाइज यू। देखो बेसिकली हमने सीखा क्या है कि बैक बॉन्डिंग एक एडिशनल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो कि रेजोनेटेड पाई बॉन्ड है, राइट। ये होता कब है, जब एक के पास खाली ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास भरे हुए ऑर्बिटल्स हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? यदि ये लुईस एसिड है तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर वो कम कर देगा बैक बॉन्डिंग, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन पहले ही मिल गया तो कम कर देगा। बट बाकी जनरल केस में तो हम हर बार नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? यदि लुईस एसिड है पहले से तो एसिड कैरेक्टर कम करेगा बैक बॉन्डिंग, बट जनरल केस में नहीं बोल सकते। इनकी तो देखो ये बेहतर लुईस एसिड, मतलब ये बेहतर प्रोटोनिक एसिड है, क्योंकि इसके ये स्टेबलाइज हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड वाला था, ये तुम्हें समझना होगा ना। एसिड दो तरह के होते हैं, सिर्फ लुईस एसिड नहीं होते, एसिड वो भी होते हैं जो पानी में H+ दें। तो ये हो गया ओवरऑल बैक बॉन्डिंग की बात। बैक बॉन्डिंग एक एडिशनल इंटरेक्शन है जो कि तब होता है जब एक के पास खाली ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास लोन पेयर। ठीक है, लुईस एसिड के केस में एसिडिक कैरेक्टर कम करता है, प्रोटोनिक एसिड के केस में जो ज्यादा स्टेबल आयन है वो ज्यादा बेहतर एसिड देगा। ओके, और किसी को डाउट है आज की क्लास में? एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट इन व्हाट वी हैव लर्न टुडे? ओके फाइन, देन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है मन, बताओ। यही तो ले लो इसको। I have one doubt in Drago's rule. क्या डाउट है बताओ आदित्य, what is your doubt in Drago's rule? Tell me. क्या है Drago's rule का डाउट बताओ। आदित्य टेल मी फर्स्ट। pH3 is T-shaped और tetrahedral। T शेप होगा। देखो pH3 में तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है, तो तुम यदि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से पूछोगे तो pH3 का शेप जो है वो तो पिरामिडल टाइप का ही होगा ना। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो तुम्हें एग्जैक्टली पूछा जाए कि शेप क्या है, ये पूछ रहे हो क्या? तो इसको पिरामिडल ही बताओगे, 90 डिग्री का होता है, पिरामिडल ही बताओ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, मतलब और कोई डाउट है? फाइन, ठीक है, गुड बाय।